राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज हिंदी साहित्य के इतिहास का ये पांचवा भाग है जिसमें हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं किस किस ने किस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है। तो सबसे पहले हम गारशा दत्त ताशी को देखेंगे। गारशा दत्त ताशी, इन्होंने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया था। गारशा दत्त ताशी अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया था। दूसरे नंबर पे शिव सिंह सेंगर को देखेंगे। इन्होंने भी काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया था अपने इतिहास ग्रंथ में। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया था। अपने इतिहास ग्रंथ में ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया था और कुल 11 युगों में अपने इतिहास ग्रंथ को बांटा था, जिसे शुक्ल जी ने अध्याय कहा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है फ्रेंड कि शुक्ल जी ने किसके इतिहास ग्रंथ को अध्याय कहा था? तो ग्रियर्सन के जी। अब हम शुक्ल के काल विभाजन को देखेंगे कि शुक्ल जी ने किस प्रकार से अपने इतिहास ग्रंथ का काल विभाजन किए हैं। तो सबसे पहले आदिकाल या वीरगाथा काल, आदिकाल या वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल जिसे कहा जाता है, संवत 1375 से 1700। फिर है उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है, ये 1700 से 1900। फिर आधुनिक काल जिसे गद्य काल भी कहा जाता है, ये 1900 से अद्यतन तक। ये हुए शुक्ल जी का काल विभाजन। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने आधुनिक काल को 3 भाग में बांटे थे: प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान में भारतेंद्र युग, द्वितीय उत्थान में द्विवेदी युग, तृतीय उत्थान में छायावाद। ये हो गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। अब हम देखते हैं फ्रेंड डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। इन्होंने किस प्रकार से काल विभाजन किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। तो सबसे पहले संधि काल या चारण काल। संधि काल विक्रमी संवत 750 से 1000। चारण काल 1000 से 1375। फिर भक्ति काल दूसरे नंबर पे है फ्रेंड, भक्ति काल जो 1375 से 1700 विक्रमी संवत। फिर तीसरे नंबर पे रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत। फिर चौथे नंबर पे है आधुनिक काल 1900 से अद्यतन, मतलब अभी तक। फिर फ्रेंड हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इनके काल विभाजन को देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार से काल विभाजन किया है। तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, ये हुआ इनके इतिहास ग्रंथ का नाम फ्रेंड। और अब देखते हैं इन्होंने किस प्रकार से काल विभाजन किया है। तो सबसे पहले आता है आदिकाल जो कि 1000 से 1400 ईस्वी। दूसरे नंबर पे है पूर्व मध्यकाल जो कि 1400 से 1700 ईस्वी। तीसरे नंबर पे है उत्तर मध्यकाल जो कि 1700 से 1900 ईस्वी। चौथे नंबर पे है आधुनिक काल जो कि 1900 ईस्वी से 1952 ईस्वी। ये हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। अगला नंबर है फ्रेंड गणपति चंद्र गुप्त, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। देखते हैं इन्होंने किस प्रकार से इतिहास का काल विभाजन किए हैं। सबसे पहले फ्रेंड प्रारंभिक काल या शून्यकाल जो 1184 से 1350 1184 से 1350 ईस्वी माने है प्रारंभिक काल या शून्यकाल का। फिर दूसरे नंबर पे फ्रेंड मध्यकाल जो कि 1350 से 1857 ईस्वी माने हैं। तीसरे नंबर पे है आधुनिक काल
जो कि 1857 ईस्वी से 1965 ईस्वी माने हैं। बाद में इन्होंने मध्यकाल के दो भाग कर दिए थे। गणपति चंद्रगुप्त ने मध्यकाल को दो भाग में बांटा था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल का समय है 1350 से 1500 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल का समय है 1500 से 1857 ईस्वी। अब फ्रेंड हम देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र को। डॉक्टर नगेंद्र ने किस प्रकार से काल विभाजन किया है। तो सबसे पहले इन्होंने आदिकाल को माना है, जिसका समय है 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य तक। ये डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं आदिकाल का समय। दूसरे नंबर पे भक्तिकाल को माने हैं, जिसका समय है 14वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य तक का। तीसरे नंबर पे फ्रेंड रीतिकाल को माने हैं, जिसका समय है 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य का समय। चौथे नंबर पे आधुनिक काल, जिसका समय है 19वीं सदी से अद्यतन मतलब अभी तक। ये हो गए डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन। और इन्होंने आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा है। तो देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने भी आधुनिक काल को 4 भागों में बांटे हैं। तो सबसे पहले भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल, भारतेंदु या पुनर्जागरण काल। फिर दूसरे नंबर पे है द्विवेदी काल या जागरण सुधार काल। तो फ्रेंड ये आधुनिक काल को 4 भागों में बांटे हैं। तो पहला नंबर पे आता है भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल, दूसरे पे है द्विवेदी काल या जागरण सुधार काल, तीसरे पे है छायावाद, चौथे पे है छायावाद उत्तर। और छायावाद का भी इन्होंने 2 भाग, छायावाद को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिए हैं, प्रगतिवाद या प्रयोग काल और दूसरा है नवलेखन काल। तो देखिए यहाँ पर छायावाद को 2 भागों में बांटे हैं, पहला है प्रगति प्रयोग काल, दूसरा है नवलेखन काल। अब एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड, भारतेंदु युग या पुनर्जागरण का समय है 1857 और द्विवेदी काल या जागरण सुधार काल का समय है 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद का समय है फ्रेंड 1918 से 1938 ईस्वी। छायावाद उत्तर का समय है 1938 से अब तक। और जो इन्होंने छायावाद के 2 भाग को किया था प्रगति प्रयोग काल, वो 1938 से 1953 और जो नवलेखन काल था वो 1953 से अब तक। तो ये हो गए फ्रेंड हमारे डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद का काल विभाजन। आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे है सर्वमान्य जो विभाजन माना गया है, सर्वमान्य विभाजन को हम लोग देख लेते हैं। सर्वमान्य विभाजन में आदिकाल जिसका समय है 1050 से 1375 ईस्वी और भक्तिकाल इसका समय है 1375 से 1700 ईस्वी। तीसरे नंबर पे फ्रेंड रीतिकाल है जिसका समय है 1700 से 1900 ईस्वी। चौथे नंबर पे आधुनिक काल जिसका समय है 1900 से अब तक। इसके बाद फ्रेंड संक्रांति काल को देखते हैं। संक्रांति काल इसका समय है 1843 से 1857 ईस्वी तक। भारतेंदु युग इसका समय है 1857 से 1900 ईस्वी तक। अब आगे देखते हैं फ्रेंड द्विवेदी युग, इसका समय है 1900 से 1918 ईस्वी तक। इसके बाद छायावाद, छायावाद का समय है 1918 से 1936 ईस्वी। इसके बाद प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1943 ईस्वी। इसके बाद प्रयोगवाद, प्रयोगवाद का समय है 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी। फिर फ्रेंड नई कविता है, नई कविता का समय 1952 से 1960 ईस्वी। इसके बाद साठोत्तरी कविता जिसका समय 1960 ईस्वी से 1990 ईस्वी है। इसके बाद फ्रेंड समकालीन कविता है जिसका समय 1990 से अब तक का है।
तो ये हो गए हमारे सर्वमान्य काल विभाजन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। कहीं से भी प्रश्न को उठा लिया जाता है। हम लोग इसको पूरा देखेंगे। अब देखते हैं हिंदी का प्रथम कवि कौन और किसने माना है। हिंदी का प्रथम कवि किसको किसने माना है? तो हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर मानते हैं पुष्य या पूर्ण को। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि मुंज को, भोज को माने हैं। गुलेरी जी ने मुंज को माना है। तो देखिए, शुक्ल जी ने मुंज और भोज को माना है, गुलेरी जी ने मुंज को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि शरहपा को माना है, और यही फ्रेंड सर्वमान्य भी है। हिंदी का प्रथम कवि सर्वमान्य रूप से किसे माना जाता है? तो शरहपा को। मिश्र बंधुओं ने प्रथम कवि के बारे में विचार नहीं किया, गोरखनाथ को प्रथम गद्यकार माना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है फ्रेंड, इसको जरूर ध्यान दें कि मिश्र बंधुओं ने प्रथम कवि के बारे में विचार नहीं किया, बल्कि गद्यकार के रूप में किसको माने हैं? गोरखनाथ को। अब फ्रेंड हिंदी की प्रथम रचना देखते हैं। हिंदी की प्रथम रचना सरहपा की कोई रचना उपलब्ध न होने के कारण देवसेन कृत श्रावकाचार, जिसका समय 1933 ईस्वी है, हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। तो फ्रेंड सर्वमान्य में तो सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं, लेकिन इनकी कोई भी रचना उपलब्ध न होने के कारण देवसेन कृत श्रावकाचार, जिसका समय 1933 ईस्वी है, इसी को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है, जिसमें 250 दोहे हैं। गृहस्थ एवं श्रावक धर्म का वर्णन है। तो श्रावकाचार में कुल कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं, और गृहस्थ एवं श्रावक धर्म का वर्णन है। आदेशात्मक रचना मुक्तक काव्य शांत रस प्रधान रचना है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड। ये आदेशात्मक रचना मुक्तक काव्य शांत रस प्रधान रचना है श्रावकाचार, देवसेनकृत श्रावकाचार। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं भाग नंबर 6 में।